नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.2 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 15% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हम वस्तु का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 यूनिट है। हमने क्या मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 यूनिट है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यानी इसका 16% कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का 16% कितना हो जाएगा? 16 यूनिट। यानी कितना में बेच रहा होगा? 16 यूनिट कम में बेच रहा होगा। यानी कितना में बेच रहा होगा? 84 यूनिट में बेच रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि यदि वह इस वस्तु को 192.2 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 15% का प्रॉफिट होता। यानी उसे कितना प्राप्त हो जाता? इस 100 यूनिट का 115% प्राप्त हो जाता। यानी एसपी अब कितना हो जाएगा? 115 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए पहले एसपी कितना था? पहले एसपी 84 यूनिट था और अब एसपी कितना हो गया? 115 यूनिट। यानी एसपी जो है कितना से बढ़ गया? एसपी कितना से बढ़ गया? हम 115 में से 84 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 31 यूनिट हो जाएगा। यानी एसपी पहले की अपेक्षा 31 यूनिट ज्यादा हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एसपी जो है यानी विक्रय मूल्य जो है पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा हो गया? 192.2 रुपया ज्यादा हो गया। यानी इस 31 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 192.2 रुपया दिया है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम 31 से काटेंगे, ये 31 से 6 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा? 6 यानी 62। 62 31 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। एक अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 6.2 रुपया निकल के आएगा। तो हम यहां से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 620 रुपया। यानी उस वस्तु का सीपी क्या निकल के आएगा? उस वस्तु का सीपी निकल के आ गया 620 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये, एक संख्या में जब 25% की वृद्धि की जाती है तो वह 80 हो जाती है। वह संख्या क्या है? हमें क्या निकालना? संख्या निकालना है। तो हम सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हमें क्या दिया? 25%। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी पहले संख्या अगर 4 यूनिट होगी तो अब संख्या कितना हो गई? 4 पे 1 का वृद्धि होके संख्या कितना हो गई? 5 यूनिट हो गई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 25% वृद्धि करने के बाद संख्या क्या हो जा रही है? 80 हो जा रही है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 80 दिया हुआ है। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16। तो हम यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 64 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 64 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:3 है। अगर अब से 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें जो है वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। वर्तमान का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 8:3। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें जो है 10 वर्ष बाद का, हमें जो है 10 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया है? 2:1 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का अंतर देखेंगे कि वर्तमान में और 10 वर्ष बाद आयु का अंतर जो है वो बराबर है कि नहीं, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 10 वर्ष बाद होगा, उतना ही 10 वर्ष पहले होगा। तो हम सबसे पहले आयु का अंतर देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये मान लेंगे कि पिता की आयु वर्तमान में अगर 8 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है? 3 यूनिट। यानी यहां अंतर क्या हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु अगर 2 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है? 1 यूनिट। यानी यहां अंतर कितना है? 1 यूनिट। देखिए अंतर हमारा बराबर निकल के नहीं आया, तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए हम नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे। तो देखिए यहां से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? यहां से हमारा रेशियो हो जाएगा 8:3 हो जाएगा। और ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा 10:5 हो जाएगा।
अब देखिए हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ गया, तो हम ये देखेंगे कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने पर पिता की आयु में कितना का वृद्धि हो रहा है। देखिए वर्तमान में पिता की आयु अगर 8 यूनिट है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जा रहा है, 10 यूनिट, यानी पिता की आयु में कितना का वृद्धि हुआ, 2 यूनिट का वृद्धि हुआ। अब देखिए वर्तमान में पुत्र की आयु अगर 3 यूनिट है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, यानी पुत्र की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 2 यूनिट का वृद्धि हो गया। यानी दोनों के आयु में 2-2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, लेकिन वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है, वर्तमान से 10 वर्ष बाद, यानी वर्ष में 10 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, वर्ष में 10 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। यानी यहां से हमारा क्या पता चल गया, यहां से हमारा पता चल गया कि 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 10 वर्ष है, 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 10 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 15 वर्ष, यानी वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगा, 15 वर्ष होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें 375 प्लस 125 का होल स्क्वायर माइनस 125 माइनस 375 का होल स्क्वायर बटा 375 गुणे 375 माइनस 125 गुणे 125। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ 375 बराबर a मान लेते हैं और 125 बराबर हम यहाँ b मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस a का होल स्क्वायर बटे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 375 गुणे 375, यानी 375 का स्क्वायर है और 375 बराबर क्या है a, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या है 125 गुणे 125, यानी 125 का स्क्वायर है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं b स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab बटे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हम यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए हम यहां से माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab बटा हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए हम यहाँ से प्लस का a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर काट सकते हैं, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर काट सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 इंटू a इंटू बी बटा हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए हम यहाँ a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 गुने a का वैल्यू क्या है 375, a का वैल्यू क्या है 375, b का वैल्यू क्या है 125 बटा a प्लस बी, यानी 375 प्लस का 125 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 गुने a माइनस बी, यानी 375 माइनस हम 125 करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। देखिए हम 25 से अगर 250 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, हम इसे अगर 25 से काट ले तो ये 25 से 15 बार में जाएगा और ये 25 से कितने बार में जाएगा 20 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 गुने 15 बटा 20 गुने 2 हो जाएगा। हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से 3 बार में जाएगा, ये 5 से 4 बार में, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 3/2, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3/2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई हो तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम यहाँ परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों का हम संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि परीक्षा में कुल जो है 100 छात्र उपस्थित हुए, हमने मान लिया कि परीक्षा में कुल 100 छात्र उपस्थित हुए, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, यानी 100 का अगर हम 45% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45, यानी 100 में से 45 जो है लड़के हैं और शेष क्या है लड़कियां हैं। 100 में से 45 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 55,
यानी लड़कियों का संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों का संख्या हो जाएगा 55। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई, और हमसे पूछ क्या रहा है, फेल होने वाले छात्रों का हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पास जो है लड़के कितने हो रहे हैं, लड़के जो है 60% पास हो रहे हैं, यानी फेल कितने हो रहे होंगे, फेल कितने हो रहे होंगे 40%। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़कियां जो है 70% पास हो रही है, यानी फेल कितना हो रही होगी, फेल कितना हो रही होगी 30%। देखिए हमसे फेल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि 45 लड़के में से कितने लड़के जो है वो फेल हुए, यानी हम 45 का 40% निकालेंगे, 45 का हम 40% निकालेंगे। देखिए ये 20 से 2 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में, ये 5 से 9 बार में, 9 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद हम इस 55 का 30% निकाल लेते हैं, 55 का हम 30% निकालेंगे। 55 का 30%, यहाँ से हमारा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। हम 55 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 165। 165 में 10 से भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 18 लड़के जो है वो फेल हो रहे हैं, 18 लड़के फेल हो रहे हैं और 16.5 लड़कियां जो है वो फेल हो रही है, यानी टोटल फेल का यहाँ से संख्या क्या होगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34.5 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, फेल छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए 34.5 छात्र जो है वो फेल हो रहे हैं, कितने में से 100 में से, गुने 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 34.5%, यानी फेल छात्रों का प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया 34.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 8 अंकों वाली संख्या 8 8 8 x 5 3 y 4 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 7x प्लस 2y का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, 7x प्लस 2y का मान निकालना है, तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो संख्या दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, 8 8 8 x 5 3 y 4, ये जो संख्या है वो 72 से पूर्णतः विभाज्य है, ये जो संख्या है वो 72 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए जो संख्या 72 से विभाज्य होगी वो संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी, जो संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य होगी वो संख्या 8 और 9 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो हमारी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो हमारी संख्या जो है वो 9 से विभाज्य होगी। तो हम सबसे पहले हम 8 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो देखिए अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए हमसे पूछ रहा है y के अधिकतम मान के लिए, यानी हमें y का जो है अधिकतम मान रखना है। तो देखिए अंकों में अधिकतम मान हमारा सबसे क्या होता है 9 होता है, यानी अगर हम यहाँ y की जगह 9 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 394 हो जाएगा। 394 जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगा, यानी हम y की जगह 9 नहीं रख सकते। अब देखिए हम यहाँ y की जगह अगर 8 रखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 384। 384 जो है वो 8 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ y की जगह क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। अब देखिए हमारी संख्या क्या बन जाएगी 8 8 8 x 5 3 8 4। अब देखिए हम यहाँ x की जगह कुछ भी रख लें, हम x की जगह कुछ भी रख लें तो ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी, लेकिन हमारी ये जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है, यानी 8 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखें ताकि ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हमें जो है केवल y का अधिकतम मान दिया हुआ था, यानी x का हमें अधिकतम मान नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें x का अधिकतम मान लेना है, तो हम यहाँ x का न्यूनतम मान लेके चलेंगे। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ अंकों का योग करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 3 24, ये हमारा हो जाएगा 32, 32 3 35, 35 5 क्या हो जाएगा 40, 40 4 44, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 44 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए हम x के जगह न्यूनतम मान क्या रखें ताकि ये जो हमारा योग है वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 44, 44 हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा। हम यहाँ अगर 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45, 45 जो है 9 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ x के जगह 1 रखेंगे तो ये हमारी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, यानी x का वैल्यू हमारा क्या पता चल गया, x का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 1।
अब देखिए x और y का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 7x प्लस 2y। तो देखिए हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 गुने x का वैल्यू क्या है 1 है, और y का वैल्यू क्या है हमारा 8 है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 7 प्लस हम इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में अगर 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 23 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया अगर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है और हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या मान लेते हैं। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। दो लगातार क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि सबसे छोटी संख्या हमारी a है, तो उसके बाद वाली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, a+1 हो जाएगी, क्योंकि दो लगातार क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, a+2 हो जाएगी। उसके बाद वाली संख्या हमारी हो जाएगी a+3। उसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, a+4 हो जाएगी। देखिए हमारा यहाँ 5 क्रमागत संख्या हो गया। अब देखिए हमें जो है 5 क्रमागत संख्या का औसत दिया हुआ है, हमें औसत दिया हुआ है, हमें औसत क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं, हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं। योग क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 5 से गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा, यानी योग हो जाएगा 23 गुने 5। हम 23 में 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से योग निकालें, हम यहाँ से अगर योग निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a+1 प्लस a+2 प्लस a+3 प्लस a+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 5a प्लस हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू क्या हो जाएगा 115। हम इस 10 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 5a किसके बराबर हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा a निकल के आ जाएगा 21। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा था सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या हमने क्या मान के रखा है, a का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 21 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मोहन का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में उसकी उम्र विवाह के समय से 1/3 गुनी है, तो मोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, मोहन की वर्तमान उम्र निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि विवाह के समय मोहन का जो उम्र था वो 1 वर्ष था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में क्या हो जाएगा, 9 वर्ष पूर्व जो है विवाह हुआ था, यानी वर्तमान में क्या हो जाएगा, x + 9 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में उसकी उम्र विवाह के समय से 1/3 गुनी है, यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x गुने, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4/3, यानी x गुने 4/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, x + 9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर x को इस साइड लेके आ जाए, हम यहाँ से x को इस साइड लेके आ जाए तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x/3 - x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू 9। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, 27 निकल के आ जाएगा। अब देखिए विवाह के समय जो है उसका उम्र क्या था, 1 वर्ष था, यानी विवाह के समय x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 27, यानी विवाह के समय उसका उम्र कितना होगा, 27 वर्ष, और वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा, 27 + 9 यानी 36 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से जा रही है, और एक दूसरी रेलगाड़ी जो 250 मीटर लंबी है 33 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से पहली रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में आ रही है। दोनों रेलगाड़ियां कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, या किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो यहाँ जो है
दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी चला जाएगा। यानी यहां दूरी क्या हो जाएगा, यहां जो है दूरी क्या हो जाएगा, एक का लंबाई हमें क्या दिया 200 मीटर और दूसरे का लंबाई हमें क्या दिया 250 मीटर। यानी यहां दूरी क्या हो जाएगा, यहां दूरी हो जाएगा 450 मीटर हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहां हम दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहां रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जो है ऐड हो जाएगा। एक का स्पीड हमें क्या दिया 75 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का स्पीड हमें क्या दिया 33 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया मीटर में निकल के आया और रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है, तो या तो हम इस डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज करेंगे या हम रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें 5/18 से गुना करेंगे। तो देखिए 18 से ये 108 कितने बार में जाएगा 6 बार में, हम 6 में 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें जो है डिस्टेंस पता चल गया और स्पीड पता चल गया, तो हम समय निकाल सकते हैं। समय हमारा क्या हो जाएगा, हम डिस्टेंस कितना है 450 मीटर, डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से भाग देंगे, स्पीड हमारा क्या है 30 मीटर पर सेकंड, तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम 30 से अगर इसे काटेंगे तो ये 30 से कितने बार में जाएगा 15 बार में। यानी यहां से हमारा टाइम क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आ गया 15 सेकंड। यानी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी 15 सेकंड में पार कर जाएंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 15 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अगर 2 आदमी या 3 औरत किसी कार्य के एक भाग को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 2 आदमी और 6 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं या 3 औरत उसी काम को 30 दिन में कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 आदमी और 6 औरत मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले यहां से एक आदमी और एक औरत की इफिशियंसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम यहां से 30 से 30 काट सकते हैं। यहां से हमारा m/w क्या हो जाएगा, m/w हो जाएगा 3/2। अब देखिए एक आदमी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 3 यूनिट और एक औरत का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 2 यूनिट। तो देखिए या तो हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर ले या हम यहाँ w का वैल्यू पुट कर ले, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा और उस टोटल वर्क को हमें किससे कराना है 2 आदमी और 6 औरत से मिलकर कराना है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से 2 गुने m का वैल्यू पुट करेंगे कितना है 3 गुने 30 गुने ये हो जाएगा हमारा 30 इक्वल टू इतना यूनिट काम हमें किससे कराना है 2 आदमी। एक आदमी का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट, यानी 2 गुने 3 प्लस 6। एक औरत का इफिशियंसी कितना है 2 यूनिट, यानी 6 गुने 2 गुने क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से अगर गुना कर ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 12, हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा गुने x। यहाँ से 18 से 180 कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी x हमारा क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 10 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि 2 आदमी और 6 औरत मिलके उसी काम को कितना दिन में कर पाएंगे 10 दिन में कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।